लिटरेरी क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नर जो था एक सोशल एथिकल क्रिटिक था और इसके साथ साथ लिटरेरी क्रिटिक भी था। सोशल क्रिटिसिज्म में इनका बहुत रोल है। इन्होंने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों टाइप का क्रिटिसिज्म बताया है और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने बाकी राइटर्स के बारे में क्या कहा। मैथ्यू आर्नर विक्टोरियन एज में एक ग्रेट नेम है, लेकिन पहले ये एक पोइट थे। एज अ पोइट अपना करियर स्टार्ट किया। 21 ईयर की एज में इन्होंने पोइट्री लिखना स्टार्ट की थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने क्रिटिसिज्म लिखना स्टार्ट किया। इनका फर्स्ट पीस ऑफ क्रिटिसिज्म था प्रीफेस टू द पोम। हिज क्रिटिसिज्म फॉल्स इनटू 3 फेजेस और पीरियड्स। फर्स्ट फेज जो था 1853 से 1806 तक था। फर्स्ट फेज में इन्होंने प्रीफेस टू द पोम लिखी। उसके अलावा ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, फर्स्ट सीरीज एंड ऑन द स्टडी ऑफ केल्टिक लिटरेचर जैसे वर्क्स को लिखा इन्होंने। सेकेंड फेज में इन्होंने कल्चर एंड एनार्की को लिखा। एस.टी. पॉल एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, लिटरेचर एंड डॉगमे, गॉड एंड द बाइबल जैसे वर्क्स लिखे। इसमें इन्होंने पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशल एंड रिलीजियस कंट्रोवर्सीज से जुड़े हुए थे। थर्ड फेज आता है जब ये सब कंट्रोवर्सीज से आर्नर ने खुद को रिटायरमेंट ले ली और फिर से वापस लिटरेरी स्टडीज़ की तरफ आ गया। इन्होंने ऐसे इन क्रिटिसिज्म की सेकंड सीरीज़ को पब्लिश करवाया 1888 में। इसलिए इनका क्रिटिसिज्म दो तरह से डिवाइड है। फर्स्ट है सोशियो एथिकल क्रिटिसिज्म एंड सेकंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सोशियो एथिकल क्रिटिसिज्म में कल्चर एंड एनार्की बहुत फेमस वर्क है। इस वर्क में इसने पहली दफ़ा कल्चर की डेफिनेशन बताई कि कल्चर क्या होता है, सोसाइटी की डिफरेंट क्लासेस बताई और फिर कल्चर को कंट्रास्ट किया एनार्की से और कहा कि जो हमारी सोसाइटी है इस वक्त, जो विक्टोरियन सोसाइटी है, वो एनार्की में चली गई है क्योंकि कल्चर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड है। Culture is basically a composite identity which comprises of the languages, that traditional, the dress, food, ment of mind, belief, all these things comprise to make a culture. According to Matthew, Britain or England has lost its real culture, its identity, और ये enter हो रहे हैं anarchy में. He is so brilliant in his approach, scientific, admire and giving his rational approach toward criticism, toward poetry, toward answering a poet and other genre of literature. He is unmatched in the history of English. इनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी दो कैटेगरीज हैं। एक थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म जिसे लिटरेरी एस्थेटिक भी कहते हैं और दूसरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म में इन्होंने प्रीफेस टू द पोएम के बारे में बताया, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में बताया। उसके अलावा एसे इन क्रिटिसिज्म की फर्स्ट और सेकंड सीरीज और स्टडी ऑफ पोइट्री इंक्लूड है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इंग्लिश और दूसरे पोइट्स की सीरीज एसे इन क्रिटिसिज्म है। अब देखते हैं कि इन पर किन का इन्फ्लुएंस पड़ा क्रिटिसिज्म में। सबसे पहले इनके फादर थॉमस आर्नर, जो कि खुद एक ग्रेट स्कॉलर थे, रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्होंने मैथ्यू आर्नर को क्लासिकल मेथड की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाया। तभी इनको ग्रीक और लैटिन की अच्छी खासी नॉलेज हो गई। सेकंड इन्फ्लुएंस इन पर था विक्टोरियन एज का। जिस एज में ये खुद रह रहे थे उससे तंग आकर इन्होंने क्रिटिसिज्म लिखना स्टार्ट किया। इनके क्रिटिसिज्म को समझने के लिए आपको विक्टोरियन एज को भी समझना ज़रूरी है। थर्ड इन्फ्लुएंस इन पर था क्लासिकल राइटर्स का, जैसे एरिस्टोटल, होमर, सोफोक्लीज और वर्जिल का इन पर इन्फ्लुएंस था। उसके अलावा कॉलेज में इनको क्लासिक का बेस्ट स्कॉलर कहा जाता था। फोर्थ इन्फ्लुएंस इन पर था एंशिएंट का, जिसमें जर्मन पोइट था गौती और फ्रेंच के दूसरे क्रिटिक भी थे। गौती के बारे में इसने बहुत तारीफ की। ये सारे इन्फ्लुएंस एक तरफ, लेकिन 1857 में जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसरशिप ऑफ पोइट्री मिली तब इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। तब इन्होंने खुद को लिटरेरी एक्टिविटीज़ की तरफ इन्फ्लुएंस कर दिया। हम डिस्कस करते हैं आर्नर का सबसे फेमस वर्क द स्टडी ऑफ पोइट्री। इसका हम ब्रीफ सिनॉप्सिस देखेंगे। इसमें आर्नर कहता है द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस। इमेंस का मतलब है इनफाइनाइट। वो ये कहता है कि हमारे सारे क्रीड, रिलीजन की बुनियादें हिल चुकी हैं ड्यू टू डार्विन थ्योरी। फिर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट आई जिसमें चर्च के लोगों को दोबारा रिलीजन की तरफ लाया गया, पम्फलेट लगाए गए ताकि लोग वापस चर्च की तरफ आएं और रिलीजन पर यकीन करने लगे दोबारा से। डार्विन थ्योरी में उसने कहा कि इंसान जानवर से बना है, हालांकि ऐसा नहीं है। हर चीज़ फैक्ट्स पर चली गई थी, लोगों का रिलीजन पर से बिलीफ उठ गया था।
इसके बाद यहाँ पे आर्नल्ड कहता है द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन टुडे इज इट्स अनकॉन्शियस पोइट्री। हमारे मजहब का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो अनकॉन्शियस पोइट्री है। अनकॉन्शियस का मतलब है कि सोच समझकर नहीं लिखा जाए। मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि पोइट्री के लिए आइडिया ही सब कुछ है और पोइट्री का ये फंक्शन है कि वो लोगों को सही और गलत की पहचान बताए। वो ये कहता है कि हमें पोइट्री पढ़नी चाहिए और बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए क्योंकि पोइट्री से हम बहुत से मकसद हासिल कर सकते हैं। फिर कहता है कि पोइट्री से हम अपनी लाइफ को अपने लिए इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने आप को कंसोल कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो क्लासिकल और रोमांटिक दोनों को मर्ज कर रहा है। जब वो पोइट्री से मकसद हासिल करने की बात करता है तो वो एक्चुअली क्लासिकल माइंड सेट की तरह बात कर रहा है, जैसे प्लेटो बात करता था। लेकिन जब वो पोइट्री से हमें कंसोल करने की बात करता है तो वो वर्ड्सवर्थ की तरह बात कर रहा है, जिस तरह से वर्ड्सवर्थ कहता था कि पोइट्री हमें कंसोल करती है, हमें कंफर्ट करती है, ये हमारी मेंटोर है। उसके बाद आर्नल्ड कहता है कि पोइट्री इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, ये फिलॉसफी और रिलीजन से ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि ये पोइट्री वो काम भी कर सकती है जो फिलॉसफी और रिलीजन भी नहीं कर सकते। ऐसा कहने की वजह यह है कि उस टाइम पे रिलीजन की कंट्रोवर्सी चल रही थी डार्विन थ्योरी के बाद, तो लोगों को रिलीजन पर ट्रस्ट ख़त्म हो चुका था। अब रिलीजन को दोबारा बनाकर लोगों को उस पर नहीं लाया जा सकता था, इसलिए वो कह रहा है कि पोइट्री से हम वो काम भी कर सकते हैं जो फिलॉसफी और रिलीजन से भी नहीं कर सकते। मैथ्यू आर्नल्ड का ये मानना है कि पोइट एक सेंसिबल मैन होता है, वो दुनिया को देखता है, समझता है और वो लाइफ को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर ऑब्जेक्टिवली उस पर इंटरप्रेट करता है। ऑब्जेक्टिवली इंटरप्रेट का मतलब ये है कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर लोग उसमें से क्या मैसेज निकाल सकते हैं और वो लोगों के लिए कैसे मोरलाइज हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी जो है वो रोमांटिक पोइट्री में होती है और मैथ्यू आर्नल्ड जो था वो रोमांटिक पोइट नहीं था, वो क्लासिकल मेंट ऑफ माइंड से था, तो वो ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है। उसके बाद वो ये कहता है कि पोइट्री में चार्लेंटेनिज्म नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है किसी किस्म का क्रेजीपन, बेवकूफ़ाना बातें, फजूल बातें पोइट्री में नहीं होनी चाहिए। पोइट्री का हाई फंक्शन तब पूरा होगा जब पोइट्री को उसका हाई स्टैंडर्ड आप देंगे। इसका मतलब ये है कि नॉन सीरियस पोइट्री नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आर्नल्ड ने डिफाइन किया पोइट्री को एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर दैट क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी। वो ये कहता है कि अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोइट्री क्या होनी चाहिए, ये ज़िंदगी पर एक तनकीद होनी चाहिए, यानी लाइफ पर एक जजमेंट होनी चाहिए। लाइफ के बारे में पोइट को एक स्टेटमेंट देना चाहिए, एक व्यू पॉइंट देना चाहिए। उसके बाद कहता है ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन। अब ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ तो है, मगर ये क्रिटिसिज्म कैसे की जाएगी? अंडर द क्रिटिसिज्म ऑफ फिक्स्ड फॉर दैट क्रिटिसिज्म, उन कंडीशन में की जाए जो कि क्रिटिसिज्म की हैं, पोइट्री के थ्रू की जा सकती हैं। वो फिक्स्ड हैं, वो कंडीशंस क्या हैं? बाय द लॉज ऑफ पोइटिक ट्रुथ एंड पोइटिक ब्यूटी। पोइटिक ट्रुथ का मतलब है कि वो कंटेंट और मैटर पे बात कर रहा है कि जो पोइट्री का मैटर है वो कैसा होना चाहिए, पोइटिक ट्रुथ होना चाहिए, सच पर बेस होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि पोइटिक ब्यूटी मीन्स ही इज रेफरिंग द स्टाइल ऑफ पोइट्री, के स्टाइल ऑफ पोइट्री कैसा होना चाहिए। सच बात भी अगर बुरे तरीके से कही जाए तो बुरी लगती है, लेकिन अगर वही सच बात खूबसूरत अंदाज में कही जाए तो लोगों को अच्छी लगती है। दैट मीन्स द मैटर दैट इज सिलेक्टेड फॉर द पोइट्री, द सब्जेक्ट ऑन विच द पोइट्री इज रिटन मस्ट बी सीरियस इनफ, मस्ट बी ट्रूथफुल। इट इज नॉट समथिंग टेरिबल, इट इज नॉट समथिंग कॉमिक, इट इज नॉट समथिंग लाइटर। द स्टाइल इन विच इट सेट, द फिगर ऑफ स्पीच मस्ट बी वेल इम्प्लाइड। वो अच्छे अल्फाज, वो अच्छा स्टाइल, मेटाफर, सिमिली, द वे द थिंग इज सेड। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में वो ये कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोइट्री बेस्ट है। वो कहता है रीडर को खबरदार रहना होगा ये एस्टिमेट करते वक्त कि कौन सी पोइट्री बेस्ट है। फिर कहता है कि दो तरह के एस्टिमेट होते हैं, एक रियल एस्टिमेट होता है और दूसरा फैलेशियस एस्टिमेट होता है। रियल एस्टिमेट का मतलब ये है कि आर्नल्ड कहता है हकीकत तौर पर आपने उस पीस ऑफ वर्क को सही असेसमेंट की, जो उसकी सही जजमेंट की। और फैलेशियस का मतलब है कि जो आपको धोखा दिया जा रहा है, आपने गलत
समझ लिया उस चीज़ को। फिर कहता है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ फेलेशियस एस्टिमेट। फेलेशियस की भी आगे दो काइंड्स हैं, एक है हिस्टोरिकल एस्टिमेट और दूसरी है पर्सनल एस्टिमेट। हिस्टोरिकल एस्टिमेट मीन्स कि आप पोइट्री को पोइट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखकर फिर जज कर रहे हैं, उस वक्त ज़माना क्या था, आप ये सब देख रहे हैं। आप पोइटिक पीस को जज कर रहे हैं उसके बैकग्राउंड से, जैसे चौसर करता था। दूसरा है पर्सनल एस्टिमेट, जब आप पोइट को उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसके वर्क को जज करते हैं। आर्नल्ड के हिसाब से ये दोनों एस्टिमेट गलत हैं किसी भी पोइट्री को देखने के लिए, क्योंकि वो कहता है पोइट्री इन इटसेल्फ एक पीस ऑफ पोइट्री है, आप उसको देखें कि वो क्या है। जब हम एंशिएंट पोइट को एस्टिमेट कर रहे होते हैं, उनकी पोइट्री को हम देखते हैं कि वो इतने बड़े रोमांटिक राइटर्स हैं, उनकी पोइट्री तो अच्छी होगी, जाहिर है वो एंशिएंट राइटर्स हैं, वो तो क्लासिकल मॉडल्स हैं, वो तो मास्टर्स हैं, तो ये हम हिस्टोरिक एस्टिमेट कर रहे हैं। एंड व्हेन वी आर डीलिंग विद कंटेम्प्रेरी पोइट्स, तो हम कहते हैं ये तो मेरा दोस्त है रॉबर्ट ब्राउनिंग, इसकी पोइट्री तो अच्छी होनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पर पर्सनल एस्टिमेट कर रहे हैं। उसके बाद आर्नल्ड कहता है कि रीडर शुड इंसिस्ट ऑन द रियल एस्टिमेट। इस पॉइंट में वो ये कहता है कि द वर्ड क्लासिक एक्चुअली इम्प्लाइज फॉर द बेस्ट। आर्नल्ड इज ऑल्सो लुकिंग फॉर दोज क्वालिटीज विच वर देयर इन एंशिएंट पोइट, द हाई सीरियसनेस, द ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज एंड ऑल दैट विच एरिस्टोटल ऑल्सो एडवोकेट्स इन ड्रामा और इन ट्रेजेडी। उसके बाद कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू ले डाउन। उसके बाद कहता है कि रेफरेंस टू सिलेक्ट बेस्ट पोइट्री, आर्नल्ड ने डिवाइड कर दिया पोइट्री को प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मेथड में। वो ये कहता है कि प्रैक्टिकल मेथड इज नोन एज टचस्टोन मेथड। इट इज एक्चुअली केम फ्रॉम लाइक गोल्ड। गोल्ड को जब रब करते हैं तो रब करने के बाद पता चलता है कि वो गोल्ड कितना प्योर है। आर्नल्ड ने इसी कंसेप्ट को टचस्टोन मेथड के साथ लेकर आया और उसने कहा कि उसके हिसाब से पोइट्री को चेक करने के लिए थ्योरेटिकली क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल पर जाएं। हम पहले कॉन्क्रीट पीस ऑफ पोइट्री सेलेक्ट करें और उसमें उसके हिसाब से होमर, डांटे, शेक्सपियर, मिल्टन, ये वो राइटर हैं जिनको आर्नल्ड समझता है कि इनकी पोइट्रिक डिक्शन बेहतरीन है, क्योंकि ये क्लासिकल थे। इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जब हम किसी की पोइटिक पीस को चेक करना होगा तो इनकी क्वालिटीज़ के साथ मैच कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करें, मगर जो हाई क्वालिटीज़ ऑफ पोइट्री है, वो रिदम है, वो डिक्शन, वो हाई सीरियसनेस, अगर ये हमें इसमें मिलती है तो इसका मतलब ये है कि ये पीस ऑफ पोइट्री क्लासिकल है और बेस्ट। अब जिस एस्टिमेट से वो दूसरों को मना कर रहा है, खुद भी तो वही कर रहा है, पर्सनल और हिस्टोरिक। उसने क्या किया, कुछ लोग चुन लिए, उन पर डेफिनेशन अपनी परखी, उसके बाद कहा कि इनसे आप चेक कर लें। तो यहाँ पर वो खुद भी तो पर्सनल एस्टिमेट कर रहा है। उसके बाद चौसर के बारे में कहता है कि चौसर इज अ वेल ऑफ अनडिवाइन। वो कहता है कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश पोइट्री का चौसर एक कुआं है। बहुत तारीफें की और उसके बाद कहता है कि ही इज नॉट अ ट्रू क्लासिक, क्योंकि इसकी पोइट्री में ह्यूमर है, आयरनी है, सटायर है, जो कि कॉमिक एलिमेंट है, लेकिन पोइट्री को हाई सीरियसनेस होनी चाहिए पोइट्री में। उसके बाद आर्नल्ड ने सबसे ज्यादा इंसल्ट की जॉन कीट्स की, क्योंकि उसने फैनी ब्राउने को लव लेटर लिखे थे और ये लव लेटर बाद में पब्लिश हो गए थे, लिटरेचर का हिस्सा बन गए थे। पहले तो उसने जॉन कीट्स की तारीफें की, कहा कि इसने जो ब्यूटी पर बात की है। उसके बाद कहता है कि लेकिन इसने जो फैनी ब्राउने को लेटर लिखे है ना, इसने बहुत चीप और वल्गर हरकत की है, इसकी पोइट्री में भी हाई सीरियसनेस नहीं है। और फिर पर्सनल एस्टिमेट कर रहा है खुद भी यहाँ पे। शैली की भी इसने बहुत बेइज्जती की, सारे रोमांटिक्स पोइट को उसने लाइन लगा दिया। वो समझता था कि रोमांटिक पोइट्स के अंदर कोई भी सीरियसनेस है ही नहीं। वो सिर्फ थॉमस ग्रे को उसने पसंद किया रोमांटिक्स में, जिसने लिखी थी एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। इसको उसने पसंद किया और उसने कहा कि इसमें हाई सीरियसनेस, क्योंकि इसमें उसने छोटी सी बात को बहुत लंबा किया, कोई मजाक की बात नहीं की, जिंदगी को बहुत सीरियस लिया, मरने को बहुत सीरियस लिया, वो लोगों को हाई सीरियसनेस दिखा रहा है। थॉमस ग्रे की बहुत तारीफें की, वाहिद रोमांटिक पोइट था। उसके बाद उसने वर्ड्सवर्थ और चौसर की तारीफ की, और जिस भी पोइट के बारे में उसने जो कहा वो फेमस हो गया। उसने कहा कि ड्रायडन और जो पोप हैं वो क्लासिकल पोइट नहीं है,
वो हमारे प्रोज क्लासिक है। उसके बाद कहता है कि गुड लिटरेचर अपनी करेंसी कभी भी नहीं खोता। करेंसी को वो कंपेयर कर रहा है टाइम के साथ। जब वक्त चला जाता है तो करेंसी पुरानी हो जाती है, उसके सिक्के की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी तरह से वो ये कहता है कि जो गुड लिटरेचर है वो कभी भी अपनी करेंसी लॉस नहीं करता। इट मीन्स इफ इट इज वैल्यूड इन विक्टोरियन टाइम, इफ इट इज वैल्यूड इन गुड लिटरेचर, इट विल बी वैल्यूड इन द टाइम नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट एरा एज वेल। द गुड लिटरेचर इसलिए कहता है कि ऐसा हाई सीरियसनेस होनी चाहिए, पोइटिक ट्रुथ होना चाहिए, पोइटिक ब्यूटी होनी चाहिए। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म पर बात करेंगे। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।